नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम समझ रहे थे मेवाड़ के इतिहास को, और मेवाड़ के इतिहास में हमने बात करी थी महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा किसके पुत्र हैं? ये महाराणा मोकल के पुत्र हैं महाराणा कुंभा, और इनका कार्यकाल है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक का। महमूद खिलजी के खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया और वहां से जीत की खुशी में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया चित्तौड़ दुर्ग में, जिसकी बात हमने करी थी पिछली कक्षा में। अब हम देखेंगे कि इनकी और कौन कौन सी विजय हुई। तो इनकी 3 महत्वपूर्ण विजयों की हम बात करेंगे। पहली जो विजय है वो है नागौर पर अधिकार या फिर नागौर विजय। दूसरी विजय है इनकी वो है गुजरात विजय। गुजरात विजय। और जो तीसरी महत्वपूर्ण विजय आती है वो है मालवा विजय। गुजरात विजय, नागौर विजय और मालवा विजय। नागौर की सबसे पहले बात करेंगे तो नागौर में एक दुर्ग है जिसका नाम है नागौर दुर्ग। तो नागौर के किले की हम बात करेंगे। ये है नागौर का किला। नागौर का किला, नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, और उत्तराधिकार के संघर्ष किस किस के बीच हुआ? यहाँ पर 2 भाई हुए। एक तो है शम्स खां और दूसरा जो भाई आता है वो है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन और शम्स खां के बीच में संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष की बात हम करेंगे तो नासिरुद्दीन को ये यहाँ का राजपाट मिल गया, जबकि शम्स खां यहाँ का राजा बनना चाहता था। तो नासिरुद्दीन बन गया नागौर का राजा, जबकि शम्स खां चाहता था कि वो यहाँ का राजा बने। तो शम्स खां ने क्या किया? इसने मदद ली किसकी? महाराणा कुंभा की। ये किसके पास गया? महाराणा कुंभा के पास। किसके लिए गया? मदद के लिए। क्या मदद मांगी इसने? कि मुझे नागौर दुर्ग चाहिए और उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो कुंभा ने कहा कि भाई तुझे नागौर दुर्ग तो दिलवा देंगे, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें इस प्रकार है कि तू क्या करेगा कि नागौर के जो क्षेत्र है वहाँ पर गौ हत्या बंद करवाएगा। पहली शर्त क्या है? कि गौ हत्या नहीं होगी। दूसरी जो शर्त थी कि वहाँ पर हिंदुओं का सम्मान किया जाएगा। हिंदुओं का सम्मान। तीसरी शर्त इन्होंने रखी कि मेवाड़ के अधीन कार्य करोगे, मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करोगे। और चौथी शर्त रखी कि नागौर दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं होगा। पुनः निर्माण नहीं होगा। तो इस तरह से ये शर्तें रखी गई महाराणा कुंभा के द्वारा कि इस शर्तों के ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ पर राजा बन सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो महाराणा कुंभा ने इनकी मदद करी और ये शासक बन गए कहाँ के? नागौर दुर्ग के। नासिरुद्दीन को यहाँ से भगा दिया गया। अब शासक कौन है? शम्स खां शासक है। पर शम्स खां जब यहाँ का शासक बना तो कुछ समय बाद उसने ये शर्तें मानने से इनकार कर दिया। वो गोहत्या करने लगा और बहुत सारी ऐसी चीजें करने लगा जो शर्तों के खिलाफ थी। तो महाराणा कुंभा ने क्या किया? शम्स खां पर किया आक्रमण। शम्स खां पर क्या किया? आक्रमण। और आक्रमण करते ही शम्स खां यहाँ से भागा और भागकर चला गया गुजरात। भागा कहाँ? भागा गुजरात में। और गुजरात में जो शासक है वो है कुतुब शाह। गुजरात के शासक की बात आएगी तो यहाँ के जो शासक है वो है कुतुब शाह। कुतुब शाह। अब यहाँ पर भागकर कौन आ गया है? शम्स खां यहाँ पर भागकर आ गया है। कहाँ से? नागौर से। तो शम्स खां यहाँ पर भागकर आ गया है किसके पास?
गुजरात के शासक कुतुब शाह के पास। और कुतुब शाह ने इसको क्या दिए, शरण दिए, तो महाराणा कुंभा नाराज हो गए और महाराणा कुंभा शम्स खां को यहाँ पर इसकी हत्या करवा देते हैं। किसकी हत्या करवा देते हैं? शम्स खां की। और नागौर के दुर्ग पे किसका अधिकार हो जाता है? महाराणा कुंभा का। अब गुजरात विजय की हम बात करेंगे कुतुब शाह के बारे में। तो कुतुब शाह की देखरेख में शम्स खां की हत्या हो जाती है। तो कुतुब शाह क्या करता है कि वो खिलाफ हो जाता है महाराणा कुंभा के, और महाराणा कुंभा के खिलाफ होने के बाद वो एक नीति अपनाता है कि मालवा के जो महमूद खिलजी हुए, मालवा के शासक कौन हुए? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कौन से महमूद खिलजी? महमूद खिलजी फर्स्ट, जिनको 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने हराया था, बंदी भी बनाया था। वही महमूद खिलजी है मालवा के शासक। और गुजरात के शासक है कुतुब शाह। कुतुब शाह और महमूद खिलजी दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों किसके खिलाफ है? महाराणा कुंभा के। महमूद खिलजी खिलाफ है क्योंकि इनको महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में हराया था, और कुतुब शाह इसलिए खिलाफ है क्योंकि इनकी देखरेख में शम्स खां की हत्या कर दी। तो ये दोनों मिलकर एक संधि करते हैं। उस संधि का नाम आता है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। कौन सी संधि हो रही है? चंपानेर की संधि हो रही है। किस किस के बीच? कुतुब शाह और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच। और ये चंपानेर की जो संधि होती है, इसकी सन आता है 1456 ईस्वी। तो 1456 ईस्वी में कौन सी संधि हुई? चंपानेर की संधि हुई। किस किस के बीच? कुतुब शाह और महमूद खिलजी के फर्स्ट के बीच। और चंपानेर की संधि के बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं किसके ऊपर आक्रमण करने का? महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करने का। और ये महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करते हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1457 ईस्वी में। 1457 ईस्वी में। और उस युद्ध का नाम आता है बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध। उदयपुर के पास स्थान है बदनौर। तो बदनौर का युद्ध कब लड़ा गया? 1457 में लड़ा गया। किसके खिलाफ लड़ा गया? कुतुब शाह और महमूद खिलजी के खिलाफ लड़ा गया कुंभा द्वारा। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है? इस युद्ध में झंडा किसका लहराता है? वो झंडा लहराता है कुंभा का, महाराणा कुंभा। तो कुंभा विजय हुए कौन से युद्ध में? बदनौर के युद्ध में। कौन सी संधि के बाद हुआ? चंपानेर की संधि के बाद ये युद्ध हुआ। और कुंभा इस विजय में बदनौर नामक स्थान पर एक मंदिर बनवाते हैं। उस मंदिर का नाम आता है खुशाल माता मंदिर। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? खुशाल माता के मंदिर का निर्माण। तो बदनौर में खुशाल माता मंदिर बनवाया। बदनौर में कौन सा मंदिर बनवाया? खुशाल माता मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? बदनौर के युद्ध के विजय की उपलक्ष्य में। तो ये महाराणा कुंभा की विजय की बात हम कर रहे हैं। हमने 3 विजय यहाँ पे देखी, नागौर विजय, गुजरात विजय और मालवा विजय। मालवा के शासक कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। गुजरात के शासक है कुतुब शाह। और नागौर के शासक कौन बन गए थे? शम्स खां। शम्स खां भाग कर आए किसके पास? गुजरात के शासक कुतुब शाह के पास। और कुतुब शाह के देखरेख में इनकी हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। तो कुतुब शाह और महमूद खिलजी ने प्लानिंग करी और साथ में संधि करी। और 1456 ईस्वी में एक संधि का नाम आता है चंपानेर की संधि। और 1457 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया, बदनौर का युद्ध, जिसमें विजय कौन हुआ? कुंभा। और महाराणा कुंभा ने यहाँ पर खुशाल माता मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी महाराणा कुंभा से रिलेटेड, जो इनकी विजय से संबंधित है। आगे बात करेंगे तो महाराणा कुंभा की विजय हमने देख ली, सारंगपुर का युद्ध हमने देख लिया।
उसके साथ साथ हमने बात करी थी विजय स्तंभ की, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मेवाड़ के इतिहास का। अब इनके शासन काल में हुए निर्माण कार्यों की बात करेंगे। तो कुंभा शासन काल में हुए निर्माण कार्य कि कौन कौन से निर्माण कार्य इनके शासन काल में होते हैं। तो एक ग्रंथ आता है, एक पुस्तक आती है, ये बना दिया मैंने ग्रंथ, और इस ग्रंथ का नाम आता है क्या? वीर विनोद। वीर विनोद जो ग्रंथ है, इसकी रचना की थी, ये लिखा था श्यामल दास ने। तो श्यामल दास द्वारा रचा गया ग्रंथ है वीर विनोद। और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद में क्या लिखा गया है कि वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा या महाराणा कुंभा ने करवाया। कहाँ के दुर्ग है? मेवाड़ के। कितने दुर्ग हैं? 32 दुर्ग। तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। ये सब कौन से पुस्तक से जानकारी मिलती है? श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ से। और इसी ग्रंथ से कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंती, मचान, भोमट, भोराट आदि जो दुर्ग बनवाए महाराणा कुंभा ने, उनकी भी जानकारी मिलती है। तो जो पहला महत्वपूर्ण दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग राज संबंध में किसके द्वारा बनवाया गया? महाराणा कुंभा द्वारा। कुंभा द्वारा निर्मित, कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग। और किसकी याद में बनवाया गया? इनकी पत्नी कुंभल देवी की याद में, इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया। कुंभल देवी की याद में कौन सा दुर्ग बनवाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग। बहुत ही अद्भुत दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसकी हम बात करेंगे। तो ये बना दिया मैंने कुंभलगढ़ दुर्ग। ये है दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया है? कुंभा ने। किसकी याद में? कुंभल देवी की याद में। कुंभलगढ़ दुर्ग की एक खास बात है कि इसके आसपास एक दीवार बनाई गई है जो बहुत ही लंबी और चौड़ी दीवार है। उस दीवार को बोलते हैं भारत की महान दीवार। तो इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है, जो चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। और ये इतनी चौड़ी है कि इसमें 2 रथ ऊपर आराम से घूम सकते हैं, इतनी चौड़ी ये दीवार है। और इस दुर्ग के जो सबसे ऊपरी भाग है, वहाँ पर एक महल का निर्माण किया गया है, जिसे बोलते हैं कटारगढ़। यहाँ पर एक गढ़ है सबसे ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? कटारगढ़। कटारगढ़ जिसको कुंभा का निवास स्थान कहते हैं। कुंभा का निवास स्थान, यहाँ पर महाराणा कुंभा रहा करते थे। कुंभा का निवास स्थान है कटारगढ़। किसकी सबसे ऊपरी चोटी पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे ऊपर है। और कटारगढ़ को एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ को। कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। अगर इसके वास्तुकार की बात करें, किसके वास्तुकार की?
इस दुर्ग के वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार का नाम आता है मंडन। इस दुर्ग का वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है मंडन। इसका दरबारी शिल्पी था, कुंभाजी के दरबारी शिल्पी था मंडन, जिसने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण किया है। उसमें से एक महत्वपूर्ण दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो मंडन की हम बात कर रहे हैं और मंडन ने यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की, वो भी हम देखेंगे। तो उन ग्रंथों को देखते हैं। तो इसका जो पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है उसका नाम आता है रूपमंडन। रूपमंडन। अगला जो ग्रंथ है वह है सगुन मंडन। सगुन मंडन। अगला जो ग्रंथ है वह है प्रसाद मंडन। कौन लिख रहा है इनको? मंडन के द्वारा लिखे गए। अगला ग्रंथ है कोदंड मंडन। कोदंड मंडन। और भी ग्रंथ है जैसे वास्तु मंडन। वास्तु मंडन। कोदंड मंडन हो गया। देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण भी किसके द्वारा लिखा गया? कुंभा द्वारा। वेद मंडन भी किसके द्वारा लिखा गया? मंडन द्वारा। और एक और है ग्रंथ जिसका नाम आता है वास्तुशार। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रंथ हो गए जो किसके द्वारा लिखे गए? मंडन के द्वारा। रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार, वास्तु मंडन, एक और ग्रंथ वास्तु मंडन हो गया। ठीक है, शकुन मंडन। और एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजवल्लभ। राजवल्लभ। ये सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? मंडन के द्वारा। अब इन ग्रंथों की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि इन ग्रंथों में जैसे रूप मंडन हुआ तो रूप मंडन किसके ऊपर आधारित है? मूर्ति कला के ऊपर आधारित है। मूर्ति कला के ऊपर जो ग्रंथ है वह है रूप मंडन। सगुन मंडन है, ये ज्योतिष विद्या पर आधारित है। ज्योतिष विद्या पर। ज्योतिष विद्या पर कौन सा आधारित है? सगुन मंडन। ठीक है। प्रसाद का मतलब होता है भवन, तो भवन निर्माण पर आधारित है प्रसाद मंडन। पहले दंड किससे दिया जाता था? धनुष से, तो कोदंड मंडन धनुष विद्या पर आधारित है। धनुष विद्या पर आधारित है कोदंड मंडन। ठीक है। तो रूप मंडन किस पे है? मूर्ति कला पे। सगुन मंडन ज्योतिष पे। प्रसाद मंडन भवन पे। और धनुष कोदंड मंडन किस पर आधारित है? धनुष की कला पर आधारित है। और राजवल्लभ की बात करें तो यह है शिल्प कला पर आधारित। शिल्प कला। ठीक है। तो सभी अलग अलग चीजों को अलग अलग ग्रंथ में दर्शाया है मंडन ने। तो ये मंडन के महत्वपूर्ण ग्रंथ है और काफी बार प्रश्नों में ये राजवल्लभ पूछा गया है कि ये किस पर आधारित है। तो ये शिल्प कला पर आधारित है। रूप मंडन मूर्ति कला पर आधारित है। सगुन का क्या मतलब होता है? घर में सगुन देखते हैं तो किसके आधार पर देखते हैं? ज्योतिष के आधार पर। प्रसाद का मतलब भवन होता है। दंड किससे दिया जाता था? धनुष से। ठीक है। तो ये सब क्या है ग्रंथ, किस किस पर आधारित है, ये हमको ध्यान रखना है। मंडन की बात करें तो इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम आता है गोविंद। गोविंद। और इनके एक भाई भी हैं जिनका नाम आता है नाथा। भाई का नाम क्या है? नाथा। नाथा और गोविंद दोनों भी क्या है? शिल्पी थे और ये भी किसके दरबारी में रहते थे? कुंभा के दरबार में रहते थे। और नाथा का एक ग्रंथ है जिसका नाम आता है वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? नाथा के द्वारा। किसका भाई है? मंडन का भाई है। मंडन ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और इसका पुत्र गोविंद भी क्या है? एक शिल्पी है। तो मंडन की बात कहाँ से आई थी? मंडन किसका वास्तुकार है? जो मेवाड़ में दुर्गों का निर्माण हुआ है जैसे कुंभलगढ़, कटारगढ़, उन सब दुर्गों का निर्माण किसने किया है? मंडन ने किया है। और मंडन के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। आगे बात करते हैं कि कुंभा द्वारा और किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया गया। तो अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग,
साथ में बसंती या फिर बसंतगढ़ दुर्ग, उसके बाद मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग और बेराट दुर्ग। ये कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों के नाम हैं जो निर्माण करवाया किनके द्वारा? कुंभा द्वारा निर्मित। कुंभा द्वारा निर्मित। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? ये आबू सिरोही में है। ठीक है। बसंती और मचान दुर्ग दोनों सिरोही में है। आबू के पहाड़ पठार के ऊपर अचलगढ़ दुर्ग है। भोमट की बात करें तो ये बोराट के पठार पर है, भोमट के पठार पर है। और बेराट जो है ये है भीलवाड़ा में। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण दुर्ग है जिनका निर्माण करवाया है किसने? महाराणा कुंभा ने। और महाराणा कुंभा के समय दो महत्वपूर्ण मंदिरों का भी निर्माण हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण मंदिर आता है श्रृंगार चौरी का मंदिर। ये किनके काल में निर्माण हो रहा है? महाराणा कुंभा के काल में। तो ये मंदिर है श्रृंगार चौरी मंदिर। कहाँ पर है ये? चित्तौड़ में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया भंडारी वेलका ने। भंडारी वेलका ने किसका निर्माण कराया? श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और ये सब किसके काल में हो रहा है? कुंभा के काल में। कुंभा के काल में किसका निर्माण हुआ? श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण, जिसका किसने करवाया? भंडारी वेलका द्वारा। एक और मंदिर आता है, उस मंदिर की बात करेंगे तो वो है रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण, ये भी किसके काल में हुआ? ये भी हुआ महाराणा कुंभा के काल में। और इनका निर्माण कार्य किसने कराया? धरणक शाह ने। तो धरणक शाह द्वारा इनका निर्माण कार्य कराया 1439 ईस्वी में। किनका? रणकपुर के जैन मंदिर हुआ। काफ़ी फेमस मंदिर हैं रणकपुर के जैन मंदिर, और काफ़ी बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए हैं। तो ये रणकपुर के जो जैन मंदिर है, इनका निर्माण धरणक शाह ने कुंभा के काल में करवाया 1439 ईस्वी में। और ये किस लिए फेमस है कि इसमें 1444 खंबे, खंबों से प्रसिद्ध, इतने सारे खंबे हैं। और काफ़ी अद्भुत नमूना है जैन संस्कृति का, काफ़ी अद्भुत चित्रकला है इस पर। ठीक है। तो रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण धरणक शाह द्वारा करवाया गया कुंभा के काल में। इनका एक और नाम आता है रणकपुर के जैन मंदिरों का चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर भी इनको कहा जाता है। तो ये बात की हमने कि इनके क्या क्या निर्माण कार्य हुए। कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़, बसंती, मचान, भोमट, बेराट, ये सब दुर्गों का निर्माण हुआ। बेराट, इस दुर्ग की बात कर रहे हैं हम। बेराट विराटनगर वाला जयपुर की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर हम बेराट सभ्यता पढ़ते हैं। यह है बेराट दुर्ग, ना कि बेराट सभ्यता। तो बेराट दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा में। अभी काफ़ी टूटी फूटी अवस्था में है। ठीक है। तो ये है भीलवाड़ा में, जबकि विराटनगर सभ्यता या बेराट सभ्यता जयपुर के आसपास के क्षेत्र में है। इनके समय में निर्माण कार्य हुआ श्रृंगार चौरी मंदिर का और रणकपुर जैन मंदिर का। तो ये हमने बात की इनके निर्माण कार्यों की, और इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे भी और बात करेंगे महाराणा कुंभा से जुड़ी कुछ बातों की, कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों वाला टॉपिक है महाराणा कुंभा का, और लगभग मेवाड़ के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से समझना। विजय स्तंभ से काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है, और इनके द्वारा निर्माण किए गए कटारगढ़ से, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, अचलगढ़, बसंती दुर्ग से, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। तो धन्यवाद साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।